गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है। और ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखो मैंने डायग्राम बना दिया है और जो भी इसकी हम थ्योरी लिखेंगे वो डायग्राम पर आधारित ही लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले देखो ये एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अन्योन्य प्रेरण इससे पहले वाले चैप्टर में क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण ये होता है जब हम पहले जो कुंडली होती है उसमें उसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये। तो उसी के आधार पर जो हमारी ट्रांसफार्मर की क्रिया है ये है, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर भी कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है उसके मान को घटाना और बढ़ाना, केवल इसका यही कार्य है, इसका इससे अलग कुछ कार्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, न कि प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न करना है। क्या है इसका कार्य? प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाना और घटाना। ठीक है। और देखो ये इसमें देखो एक करोड़ होती है हमारी, और ये करोड़ किसकी बनी होती है? नरम लोहे की, और ये पटलित होती है। पटलित का मतलब होती है, तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर यानी छोटा मोटर होता है जो, उसमें ई के या चार्जर देखा होगा, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और ई के आकार की चपटी ऐसी प्लेटें लगी हुई होती है। ठीक है। तो वही क्या होती है हमारी? पटलित करोड़ कहलाती है। अब सबसे पहले पटलित करोड़ हो गई, और इसके एक सिरे पर क्या है हमारे? कम फेरे हैं और दूसरे सिरे पर अधिक। और जो हमारे कम फेरे होते हैं इस कम फेरों वाली कुंडली को बोलते हैं हम प्राथमिक कुंडली। ठीक है प्यारे बच्चों। और जो दूसरी कुंडली होती है इस कुंडली को बोलते हैं हम द्वितीयक कुंडली। सभी को पता लग गया। और यहाँ से देखो इसमें क्या है हमारे? कम फेरे हैं, तो कम फेरे वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली, अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक कुंडली होती है। ठीक है। और जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ये हो गई। और सबसे पहले देखो मैंने यही लिख रखा है कि इसमें नरम लोहे की पटलित करोड़ होती है। देखो चित्र से, सारी थ्योरी मैंने चित्र से लिख रखी है। ठीक है। देखो ये नरम लोहे की क्या हो गई? पटलित करोड़। एक लाइन लिख दी हमने। फिर हमने कहा कि इस करोड़ पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियाँ लिपटी होती है। डायग्राम देखो, एक कुंडली ये हो गई हमारी और एक कुंडली ये हो गई हमारी। ठीक है। तो इसमें तांबे के तार की दो कुंडलियाँ होती है और जो हमारे तार होते हैं तांबे के ले जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कम फेरे हैं, यहाँ पे कम फेरे का मतलब है यहाँ पे मोटे तार हैं, और पतले फेरों का मतलब है यहाँ तांबे के पतले तार हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस करोड़ पर तांबे के तार अलग अलग कुंडलियों पर लिपटी होती है। इनमें से कुंडली में कम फेरे स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें कि एक कुंडली में कम फेरे हैं। ठीक है। फिर तथा दूसरी कुंडली में अधिक होते हैं। ये हो गई। और कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसमें कम फेरे मैंने अभी बताया आपको प्राथमिक कुंडली, और दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। तो आपको रचना में सिर्फ इतना लिखना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आते हैं इसकी कार्यविधि। देखो कार्यविधि में क्या होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। कार्यविधि में क्या होता है कि जैसे ही हम इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्राथमिक कुंडली को जोड़ते हैं तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। ठीक है पर बच्चों, यानी कि जैसे ही हम इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। और जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उसका मान लगातार बदलता रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है हमारी इस प्रकार चलती है। ठीक है। या और जैसे ही, क्योंकि ये अपने मान लगातार बदलती रहती है, और इन लगातार बदलते मानों के कारण जो हमारी कुंडली है, कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के मान में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में भी क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मैंने यही बातें लिख रखी है यहाँ पे, और इससे अलावा कुछ नहीं है। देखो जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, हमने जोड़ दिया प्राथमिक कुंडली को। ठीक है। तो इसमें धारा बहने लगती है। अब तुम्हें बताओ, जैसे ही हम इसको धारा स्रोत से जोड़ेंगे तो धारा स्रोत का काम क्या होगा? धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है। तो उसमें धारा पर बहने लगेगी। तो इस कारण करोड़ में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है जिसका मान लगातार बदलता रहता है।
चूँकि द्वितीयक कुंडली भी इसी करोड़ पर लिपटी है और हमें पता है स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसी लिपटी है, इसलिए द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार बदलता रहता है। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी भरने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अतः द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी हमने धारा प्रवाहित की और धारा प्रवाहित करने पर इसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र जब लगातार बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान, द्वितीयक कुंडली में विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और इस फ्लक्स के कारण भी क्या है, जब उसका मान परिवर्तित होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। हमने मान लिया, अब हमने मान ली प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीयक में NS है। देखो NP का मतलब है प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। ये NS का मतलब हमारी हो गया सेकेंडरी, ठीक है। माना प्राथमिक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की दर कितनी हमने मान ली, d∅b/dt है। तब ये बताओ फैराडे का हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था कि जो विद्युत वाहक बल है वो d∅dt के बराबर होता है, तो डायरेक्ट ये था, तो EP बराबर कितना हो जाएगा हमारा -KNP d∅b/dt, ये प्राइमरी के। इसी प्रकार हमें पता है कि जब हमारी प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन होता है तो द्वितीयक कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण की क्रिया यही तो है। प्राथमिक कुंडली के मान में, धारा के मान में जब परिवर्तन होगा तो द्वितीयक कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक ES बराबर -KNS d∅/dt उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, ठीक है। हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल, d∅b से d∅p कैंसिल, तो ES/EP = NS/NP आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यदि जो हमारी कुंडली है उसमें परिपथ का जो प्रतिरोध है, या हम ये भी कह सकते हैं यदि कुंडलियों का जो प्रतिरोध है, ठीक है, नगण्य हो और द्वितीयक कुंडली खुली हो यानी ओपन सर्किट हो द्वितीयक कुंडली, तो क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि जो ES है वो तो VS के और जो EP है वो VS के, वो VP के, ठीक है। तो हम यहाँ पे ES EP के स्थान पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, VS और VP, ठीक है। तो रिप्लेस कर दो अब, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा VS/VP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NS/NP के। N है कभी W लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में जहाँ VS/VP हमारा क्या कहलाता है, परिनमन अनुपात, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, हम परिनमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यदि हम छोटा सा डेरिवेशन और करते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी हो, IP हो, और द्वितीयक कुंडली में धारा कितनी हो हमारी, IS हो। देखो परिनमन अनुपात को एक बार और बता दो, इसे हम R से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गई IS। तो इसके बाद में क्या होता है, यदि हम ये मान ले, यदि यह माना जाए, क्या माना जाए कि कुंडली में कोई ऊर्जा ह्रास का मतलब कमी होती है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो यदि ऊर्जा ह्रास न हो रहा हो तो क्या होता है, जो हमारी निर्गत शक्ति है यानी निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के बराबर होगी। यानी जो द्वितीयक कुंडली में शक्ति है, द्वितीयक कुंडली में शक्ति वो किसके बराबर होगी, प्राथमिक कुंडली में शक्ति की, यानी कि PS बराबर P, इसके इक्वल होगी PS बराबर PP के, ठीक है। अब प्राथमिक P बराबर क्या होता है, VI, तो यहाँ पे VS IS, तो यहाँ पे क्या होगा VP IP।
अब देखो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल में यूज होता है, यदि मैं वी एस बटे वी पी को ले आऊँ इसके अपोन में, तो हमें क्या मिलेगा, आई पी अपॉन आई एस, क्योंकि एस के अपोन में पहुँच गया। अब ये बताओ वी एस बटे वी पी किससे इक्वल है, एन एस बटे एन पी के। देखो जो मेन रिलेशन है हमारा ये मिलेगा, क्योंकि वी एस बटे वी पी बराबर किसके, आई पी बटे आई एस। और देखो न्यूमेरिकल में हमें एन पी आई पी दे देता है और आई एस पूछ लेता है, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है, ठीक है। और जब तीनों इक्वल हो गए तो हम इनमें से कोई भी दो उठाकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब आती है देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब यहाँ पे लिखो ट्रांसफार्मर की इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता पर। देखो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इसका मतलब होता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्रतिवर्ती वोल्टता का मान बढ़ाने या घटाने में कितना दक्ष होता है, ठीक है। देखो जितने भी ट्रांसफार्मर हैं सभी 100% कोई नहीं होते, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी में ऊर्जा की खपत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ईटा से तो उसको प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की हमारी क्या होती है, दक्षता होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, नोट में यहीं पे लिख लेना कि जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने % होती है, 100% होती है। देखो जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, इसमें ऊर्जा का कुछ भी ह्रास नहीं होता, और जो निर्गत शक्ति है वो निवेशी शक्ति के बराबर होती है, ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर ये होता है। अब इसके बाद में क्या हुआ हमारा, ठीक है। और जो अच्छा ट्रांसफार्मर होता है, यानी जो जिसमें ऊर्जा का भी ह्रास होता है, उसकी जो दक्षता होती है 90% तक होती है। यानी कि एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 यानी 90% तक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिसकी समझ में ना आया हो एक बार और वीडियो को देख ले, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। जो हमने पीछे पढ़ा है वो सिर्फ वही लैंग्वेज लगी है, इससे आगे कुछ भी डेफिनेशंस वगैरह वगैरह वही हुआ है इसमें काम, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। इसकी हमारी एक हेडिंग रह गई है, उस हेडिंग को करके, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो होने वाली ऊर्जा हानि है वो हम कल करेंगे, कल वाले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।